मानव सभ्यता का विकास ही दो आधारों पर हुआ है, वो है ज्ञान और ज्ञान का कम्युनिकेशन। और पॉल हरेरी अपनी किस पुस्तक जो होमो सैपियंस है उसमें लिखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास का एक प्रमुख आधार ही कम्युनिकेशन है। जहाँ बाकी जानवर झुंड में रहते हैं तो ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ही चिल्ला करके, रो करके या गा करके, जो भी उनका अपना पारंपरिक तरीका है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन मानव सभ्यता 1-2 लाख करोड़ अरब नहीं, अनगिनत हो जाए, पूरे कॉस्मोस में मानव ही मानव हो जाए, तो भी वो अपनी बातों को, अपने ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचा पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी। और यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। तो जो साहित्य है उसने जो कुछ भी समाज में हुआ, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे उससे सीख हो, सबको उसने या तो कहा, या तो सुना, या तो लिपिबद्ध कर दिया और ज्ञान के स्वरूप में उसे ढालकर हमारे सामने दे दिया। तो एक बात तो तय है, ज्ञान का स्रोत साहित्य रहा है, सदियों से रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। ये सब लोग लिख पाएंगे, इस पे बहुत ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा, उससे कोई नया डायमेंशन, नया एस्पेक्ट नहीं जोड़ूंगा। असली जो एस्पेक्ट जुड़ेगा वो है नैतिक रूप, सामाजिक क्रिया का रूप कैसे। इसमें लोग मुश्किल का सामना करेंगे, क्योंकि ज्ञान का स्रोत तो है भाई, साइंस भी लिटरेचर है, उसमें ज्ञान का स्रोत नहीं है क्या? आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो भी लिटरेचर है, क्या वो ज्ञान का स्रोत नहीं है? बिल्कुल है। आप गीता पढ़ते हैं वो भी लिटरेचर है, ज्ञान का स्रोत नहीं है? दर्शन की जो पुस्तकें हैं क्या ज्ञान का स्रोत नहीं है? ज्ञान के स्रोत के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं। मैं बात करने वाला हूँ सामाजिक क्रिया और नैतिक क्रिया का रूप कैसे। उदाहरण के तौर पर तमाम पुस्तकें आपने देखी होंगी, श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी है आप सबने? सबने पढ़ा है ना? श्रवण कुमार की कहानी में क्या हमें सीख मिल रही बचपन से? कि श्रवण कुमार थे, माता पिता के भक्त थे, और वो लेके गए उनको दर्शन कराने, और भले उनको तीर लग गई दशरथ के वाड़ से, लेकिन अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उससे हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से माता पिता के प्रति हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें सेवा भाव रखना चाहिए, किस तरह से अंधे माता पिता के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। और ये हमारे भीतर नैतिकता का समावेश करता है। इमीडिएटली हमारे भीतर एम्पैथी, सिंपैथी, मोरलिटी, हर चीज भर देता है। श्रवण कुमार की कथा सुनने के बाद एक झटके में हम वो नहीं रहते हैं जो हम पहले थे, तुरंत हम थोड़े ज्यादा नैतिक, थोड़े ज्यादा करुणावान हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की हम नाटक देखते हैं, वो दृश्य साहित्य है, विजुअल लिटरेचर है। उसमें जब पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी से भी टैक्स मांग लिया, जो अपने मृत बेटे को लेकर के आई हुई है शमशान घाट में, एक ही झटके में हम कर्तव्य के भाव से तो भर ही जाते हैं, साथ में किस तरह से कर्तव्य निभाया जाता है, किस तरह से तमाम कष्ट सह करके भी अपने कर्तव्य से वंचित नहीं होना है, निर्ममता की हद तक कर्तव्य परायण होना है, ये हम साहित्य से, उस नाटक से सीखते हैं। वहीं अगर हम कोई नाटक ऐसा देख रहे हो जैसे अंधा युग है, यस, गांधी जी उससे प्रभावित हुए, बिल्कुल पूर्ति तुमने सही कहा। गांधी जी, महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटक से प्रभावित हुए, गीता से प्रभावित हुए। वो तो कहते ही हैं मेरी 2 माँ हैं, एक गीता माँ और एक मेरी जन्म देने वाली माँ। तो गांधी के नैतिक मन जो था, उनका जो नैतिक व्यक्तित्व था, नैतिक आचरण था, उसको साहित्य ने इस कदर तक प्रभावित किया। मैंने पिछले वाले निबंध में, जिसमें मैंने कहा था पतनशील साहित्य पतनशील समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब है, जो भी बताया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जॉन रस्किन की किताब से अनटू द लास्ट गांधी इतने प्रभावित हुए कि सत्याग्रह का उन्होंने सिद्धांत आत्मसात किया, उसके विचारों को जिया जीवन भर। और जंतर, मैं एक जंतर देता हूँ कि थेरी बड़ी फेमस है, वो कहीं ना कहीं इस अंत्योदय और सत्याग्रह के मार्ग का ही एक फल है। किस तरह से गांधी लियो टॉलस्टॉय से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, हर व्यक्ति के श्रम का सम्मान करना चाहिए, आत्मनिर्भरता क्या होती है। इस प्रभाव से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म खोल दिया, आश्रम खोल दिया साउथ अफ्रीका में। तो नैतिकता जो है, इसका समावेश साहित्य करता है। नैतिक क्रियाएं जो हैं, नैतिक एक्टिविटी, मोरल एक्टिविटी हैं, इसके लिए आपको इंस्पायर करता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, 2 छोटी छोटी बातें। एक सेंट पॉल है, संत पॉल जिसको कहते हैं। आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी में 2 हैं, एक न्यू टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट। आज के लगभग 2500 साल पहले सेंट पॉल का जन्म हुआ। सेंट पॉल के बारे में अगर आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं कि जीसस के 12 ओरिजिनल शिष्य माने जाते हैं, 12 रियल डिसिपल्स।
या इनिशियल डिसिपल्स। वो 12 जो शुरुआती शिष्य हैं उनमें से एक सेंट पॉल भी है। इन शिष्यों को एपोस्टल कहा जाता था। तो ये जो एपोस्टल हैं द सेंट पॉल, इन्होंने आज के 2500 साल पहले उस समय क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, जैसे भारत में कास्ट सिस्टम है ना, वहां पे क्लास, पादरी वर्ग है तो वो स्वर्ग की टिकट बेचता था। तो सेंट पॉल ने उस समय क्लासलेस सोसाइटी के लिए, रूढ़िविहीन समाज के निर्माण के लिए, एगलिटेरियन सोसाइटी के लिए, समता मूलक समाज के लिए जनता का आह्वान किया। तो सेंट पॉल की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनका संकलन है न्यू टेस्टामेंट में। तो न्यू टेस्टामेंट में जो संकलन है उसको जब व्यक्ति पढ़ता है तब वो एक ही झटके में ये कल्पना करने लगता है कि सेंट पॉल कितने प्रोग्रेसिव व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने आज के 2500 साल पहले क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना कर डाली। तो डायमेंशन आप डालोगे कि जो लिटरेचर है, नैतिक क्रिया वाले एस्पेक्ट में जो लिटरेचर है वो हमारे भीतर हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है, पीढ़ियों को गढ़ता है, समाज को गढ़ता है, उसके भीतर नैतिकता को मढ़ता है, नैतिकता को और बेहतर बनाता है, नैतिक आचरण को ढाल देता है, एम्पैथी आपके भीतर जनरेट करता है, एक समावेशी एगलिटेरियन सोसाइटी, एक एगलिटेरियन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वो लिटरेचर, वो ज्ञान जो नैतिकता वाला है, नैतिक आचरण से परिपूर्ण है, नैतिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है, वो समाज को एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार इंस्पायर करता रहता है, नैतिक शिक्षा देता रहता है। एक और एग्जाम्पल बीजक का है, कबीर का। कबीर तो मेडाइवल एरा में पैदा हुए, मध्यकाल में पैदा हुए, समाज जातिवाद में और संकीर्णता में जकड़ा हुआ था, वैचारिक संकीर्णता में। ये वैचारिक संकीर्णता सिर्फ हिंदुओं में नहीं थी, मुसलमानों में भी जमकर थी। कबीर ने क्या किया, कहा जाता है कि कबीर लिखते नहीं थे, वो जो बोलते थे उसी को लोग नोट करते थे और बाद में संकलित हो गया बीजक साकी शबद रमैनी के रूप में। तो कबीर ने क्या किया, जो कुछ भी कहा वो सब क्या था, नैतिक शिक्षा ही था ना। आज वो लिटरेचर के फॉर्म में आप देखते हैं, बीजक के फॉर्म में आप देखते हैं, लेकिन वो श्रुति और मुनि जो परंपरा थी, उस परंपरा के माध्यम से उसका संकलन हुआ और बाद में वह साहित्य के रूप में प्रचलित। तो अगर कोई पूछेगा कबीर का साहित्य जो बहुत फेमस है, हर जगह उपलब्ध है, कबीर का साहित्य, कबीर का साहित्य क्या है, श्रुति मुनि की परंपरा का साहित्य, जिसमें नैतिक आचरण को ढालने के लिए, संकीर्णता और जड़ता से बाहर निकलने के लिए आह्वान किया गया है। मुसलमानों को कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला वाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ब्राह्मणों को कोसते हैं, जो समाज में बाकी संकीर्ण माइंडसेट के लोग हैं उनको भी कोसते हैं। इवन नाथ पंथ से आते हैं उनको भी कोसते हैं कि नाथ पंथ का जो हठ धर्म है, जो हठ योग है, वो हठ योग बिल्कुल बकवास है, उससे तो मुझे कुछ मिला नहीं। वो एक जगह लिखते हैं कि गगना पंगना दोनों बिन से कहा गया योग तुम्हारा, जोग तुम्हारा। तो कबीर जो कुछ भी कहते हैं वो समाज में जो उस समय की बुराई थी, तत्कालीन बुराई थी, उस तत्कालीन समाज की बुराई थी या बुरा आचरण था, उसको झकझोरता है, व्यक्ति को ज़्यादा मनुष्य बनाता है। और सिर्फ व्यक्ति को ही मनुष्य नहीं बनाता है, मनुष्यतर जीवन में भी करुणा आप रख सकें, नैतिकता का समावेश हो सके मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी, इसका भी आह्वान करता है। इसका उदाहरण है बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नरक बकरी खात है उनके कौन हवाल। तो मतलब वो जो नैतिकता है, जो करुणा है, वो मनुष्य के लिए जो कुछ भी आह्वान करता है उससे बाहर निकल करके प्रकृति के लिए भी वो उतना ही एप्लीकेबल है। अगर इसके आगे भी हम बात करें तो नैतिकता के बारे में सोशल सिंपैथी या एम्पैथी, कि कोई एक व्यक्ति है जो मान लो व्हाइट फैमिली में पैदा हुआ है, श्वेत परिवार में, अमेरिका में पैदा हुआ है, ब्लैक के दर्द को नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया होगा कि एक मूवी मैंने देखी, उसमें क्रिस्टोफर वाल्ट्ज है हीरो, जो श्वेत है, जो व्हाइट है, और दूसरा जो एक्टर है ब्लैक है, निग्रो है। मूवी का नाम है द जैंगो अनचेन्ड, आई थिंक क्विंटन टेरेंटिनो की मूवी है। आप उदाहरण फिल्मों से दे सकते हैं, बहुत उसका शानदार असर पड़ता है। मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, आप दे सकते हैं।
सिर्फ वो प्रेमचंद के गोदान का जिक्र करके आओगे तो उसे बहुत भला नहीं होगा, हर कोई करेगा। ठीक है पूर्ति। तो जेंगो अनचेंड में जो क्रिस्टोफर वाल्ज है तो श्वेत, व्हाइट, उस समय गुलाम बनाना बहुत सामान्य था, लेकिन वो इस नीग्रो व्यक्ति से, ब्लैक व्यक्ति से, जेंगो से के प्रति सहानुभूति रखने लगता है, एम्पैथी रखने लगता है, करुणा रखने लगता है। कारण वही कारण कि उसने जो क्रूरता थी उसके बारे में देखा, सुना, समझा, अपनी आंखों से देखा, कुछ सुना उसने लोगों से। अब्राहम लिंकन को ही ले लीजिए, उनके मन में किस तरीके से ब्लैक के प्रति सिंपैथी पैदा हुई। तो नरसिंह मेहता का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आप इस भजन को ठीक से अगर सुनेंगे 4 बार, 10 बार, 20 बार, तो आपको समझेगा वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। दूसरों के प्रति कैसे एम्पैथी रखनी, दूसरे के जूते में कैसे पांव रख करके उनके दुख की कल्पना करनी। और फिर आप पहले जितने क्रूर थे उतने कम क्रूर नहीं रह जाएंगे। आपके भीतर कुछ एम्पैथी जगेगी। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति लुढ़का पड़ा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि दारू पी के लुढ़क गया होगा। दारू पी के भी अगर लुढ़क गया होगा तो भी क्या उसको पीड़ा नहीं हो रही होगी? उसकी पीड़ा कम होगी इस आधार पर कि उसने दारू पिया हुआ है। अगर आपने कभी दारू पी करके लुढ़क गए होगे तो तुरंत आपकी करुणा जाग जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं पिए होगे तो भी एम्पैथी अगर होगा तो आप उसको जा करके उठाओगे, हॉस्पिटल पहुंचाओगे। गर्मी का दिन था और एक बार मैं सड़क पे जा रहा था और एक व्यक्ति बार जो होता है, बार के आसपास लुढ़का पड़ा था सड़क के किनारे, और मैं नहीं चाहता था, मुझे लगा कि वो जीवित है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत नशे में है। एक बोतल ठंडा पानी ला करके उसके सिरहाने मैंने रख दिया कि जब भी वो उठेगा, अपना मुंह धोएगा, पानी पी सकने की स्थिति में आएगा, उल्टी होगी तो कुल्ला करेगा। इसके लिए मुझे कोई अतिरिक्त कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, बल्कि वो एम्पैथी का, करुणा का जो अंश था मुझ में वो जागा और मैंने वैसा किया। और ये करुणा और एम्पैथी कोई पैदाइशी क्रिया नहीं है, क्योंकि हम तो जानवर हैं, बेसिकली इंसान जानवर है, बल्कि ये सोशलाइजेशन से, लिटरेचर पढ़ने के बाद संस्कारीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से मेरे भीतर पनपी, तो मैंने वैसा किया। और ये क्रिया पनपाता कौन है? आपके भीतर करुणा, आपके भीतर नैतिकता का समावेश करता कौन है? व्यक्ति करते हैं कहानियां सुना करके कि कैसे किसी को पीड़ा हुई थी तो उसने मदद की थी। साहित्यकार करते हैं कथाएं लिख करके, नॉवेल लिख करके। कवि करते हैं कविता लिख करके। आपको पता ही होगा कि वाल्मीकि ने जब क्रौंची 2 पक्षी थे जो प्रेम में रत थे और उनको एक बहेली ने मार दिया था, और जब वो दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि मानिसात तुम गमा शाश्वती समा, उनके मुंह से निकल पड़ा और संस्कृत का पहला श्लोक बना। ठीक वैसे ही तमाम कवियों ने, तमाम लेखकों ने करुणा के मूल्य पर, नैतिकता के मूल्य पर, नैतिक आचरण पर, मनुष्यता के सर्वोत्कृष्ट होने के लिए, सामाजिक रूप से परिष्कृत होने के लिए न मालूम कितना लेखन किया है। शीले करके एक कवि हैं, पोएट हैं, लेखक हैं, वो जो कहते हैं उसी पर यूपीएससी ने 2022 में कुछ थोड़ा सा चेंज करके निबंध भी पूछा है। वो क्या कहते हैं अगर मैं सही बोलूं तो पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, लेजिस्लेटर ऑफ द मैनकाइंड। मतलब जो कवि हैं वो इस मानवता का, वो इस विश्व के ऐसे विधायक हैं, कानून बनाने वाले हैं, मतलब ऐसे लेजिस्लेटर हैं जिनको आज तक समाज ने एक्नॉलेज नहीं किया है, ठीक से एक्नॉलेज नहीं किया है। और इसी पर यूपीएससी ने कुछ थोड़ा सा चेंज करके 2022 में निबंध पूछा कि पोएट्स आर दी कुछ लेजिस्लेटर ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, या ऐसा कुछ उन्होंने पूछा। अपने ही दुनिया के वो विधाता होते हैं। विश्वामित्र ने भी एक अपनी दुनिया की रचना की थी, नई दुनिया की रचना की थी। कहना क्या चाह रहा हूं, शीले जब कहते हैं कि पोएट्स जो हैं, जो कवि हैं, वो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, कहाँ? मैन काइंड का, ह्यूमन काइंड का, मनुष्यता की दुनिया में कानून बनाते हैं। कौन? पोएट। वो कौन सा कानून बनाते होंगे? ये कानून नहीं कि ट्रैफिक में बाएं चलना है या लाल बत्ती पीली बत्ती होनी चाहिए, बल्कि कानून बनाते हैं कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य में कौन कौन से भाव। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एडमित्रे की चैट बॉक्स में एक घृणास्पद कमेंट आया, मैंने उसको एडमिन को बोला कि डिलीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्यता का अस्थायी भाव है। मनुष्यता में जो विकार होते हैं वो विकार अपने आप में कोई नेगेटिव टर्म नहीं है।
विकार में घृणा भी है, गुस्सा भी है, प्रेम भी है, मोह भी है, लोभ भी है, सब कुछ, सब कुछ, ये सारे विकार है मनुष्यता में। कुछ ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, अपनी रचना के माध्यम से, लेखक अपनी रचना के माध्यम से अच्छे विकार जो हैं, जिसमें करुणा है, क्षमा है, दया है, ममता है, इन अंशों को उभारने की कोशिश करते हैं, निखारने की कोशिश करते हैं। किस तरह से समाज उसका आचरण करे, इसके लिए कुछ नैतिक नियम बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने जब उसके जवाब में उसको लिखा कि लेट हिज हेट कम्स आउट सो दैट ही बिकम इन पीस एंड कैथारसिस। तो होता क्या है कि कोई आपने नाटक देखा, नाटक कौन सा देखा? हरिश्चंद्र ही देखा मान लो, जिसका जिक्र किया था। हरिश्चंद्र नाटक में जब हरिश्चंद्र ने शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में साड़ी मांग ली अपनी ही पत्नी से, और फिर आपके भीतर का करुणा, आपके भीतर का जो मनुष्यता था वो उमड़ा और आप रोने लगे कि आह गरीबी, हाय किस्मत, हाय ये कर्तव्य परायणता, इसकी मजबूरी, राजा हरिश्चंद्र को क्या बना दिया, इतना निर्मम, और आप रोने लगे। तो आप रोने लगे तो आपका क्या हुआ? आपका कैथारसिस हुआ। आपके भीतर का जो विकार था वो आंसू में बह गया। और जब आप थिएटर हॉल से निकले और सामने ही तुरंत आपके सड़क पे एक बच्चा भीख मांगता हुआ गरीबी में अगर आपको दिख गया, तो जो आप विमुख होकर के उससे मुंह मोड़ करके घर चले जाते, आज आप उसको 10 रुपये दिए बगैर मानेंगे नहीं, दे के आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी थिएटर में आपका कैथारसिस हुआ है, अभी भी वहाँ आपका विरेचन हुआ है, अभी अभी आप रोए हैं, अभी अभी आपके भीतर का जो विकार था, जो घृणा वाला, इग्नोरेंस वाला, हु केयर्स टाइप का, वो दब गया है। करुणा, दया बाहर निकल आया है। अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर नज़र से देखते हैं, मनुष्यता आप ज़्यादा बेहतर रूप में है आपके भीतर। तो ये सब काम करता है साहित्य। उस नाटक ने वो काम कर दिया, राजा हरिश्चंद्र के नाटक ने आपको ज़्यादा बेहतर नैतिक मनुष्य बना दिया एक ही झटके में, आधे घंटे के भीतर। तो लिटरेचर नैतिक क्रिया भी है, लिटरेचर मोरलिटी का भी समावेश करती है। और लिटरेचर नैतिकता की बात कर ली, मुझे लगता है थोड़ी सामाजिक क्रिया वाले, सोशल एस्पेक्ट वाले पे बात कर लेते हैं। यहां तक समझा? नैतिक क्रिया कैसे, मोरलिटी कैसे? ठीक है। यस। नैतिक क्रिया जो है, ये एस्पेक्ट पूरा हुआ। पहला डायमेंशन था साहित्य केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है। मतलब आपको बताना था साहित्य ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान का स्रोत है, और ये हर कोई बता लेगा, बच्चा बच्चा बता लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बल्कि नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप है। तो उसमें नैतिक क्रिया का रूप कैसे है आपको बताया मैंने, कैसे नैतिकता का समावेश होता है आपको बताया मैंने। अब आपको बताने जा रहा हूं ये सामाजिक क्रिया का रूप कैसे, सोशल एक्टिविटीज में कैसे भाग लेता है। सोशल एक्टिविटीज मतलब क्या, सामाजिक क्रिया मतलब क्या? सबसे पहले ये समझो, निबंध लिखने से पहले पहला जो पैरा है छोटा सा, उसमें बताओ सोशल एक्टिविटी है क्या, सामाजिक क्रिया है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया मित्र कि सामाजिक क्रिया में सब कुछ आ जाता है। उसमें राजनीति भी आ जाएगी, उसमें कल्चर भी आ जाएगा, उसमें इतिहास भी आ जाएगा, उसमें युद्ध भी आ जाएगा। मानो युद्ध का ही तो इतिहास है। ओशो की कमेंट्री एक दिन सुन रहा था, ओशो बहुत प्रिय हैं। वो कहते हैं कि मानव सभ्यता के बारे में डींगे हाँकने वाले लोग, ये मानवता, वो मानवता, मानवता इतनी महान उतनी महान। मानव सभ्यता कुछ और नहीं है, युद्ध की सभ्यता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट द सिविलाइजेशन ऑफ वॉर्स। आज तक बताओ कोई परिवर्तन हो, कुछ भी हो, मानव ने कहाँ कुछ युद्ध के अलावा किया? कबीला इलाके में रहते थे तब भी युद्ध करते थे, जंगलों में रहते थे तब भी युद्ध करते थे, महाभारत में भी युद्ध ही कर रहे थे, रामायण में भी युद्ध ही कर रहे थे, यूरोप में भी वो क्रिश्चियनिटी में उनके अलग अलग जो वर्जन थे उसमें युद्ध ही कर रहे थे, इस्लाम के उसमें भी जो लड़ाई ही हुई। आज भी हम युद्ध ही कर रहे हैं, वर्ल्ड वार ही कर रहे हैं। एटम बम बना लिया, हाइड्रोजन बम बना लिया। मनुष्यता की सभ्यता सिर्फ युद्ध की सभ्यता है। तो सामाजिक क्रिया का जो रूप है उसमें युद्ध का भी साहित्य आ जाएगा। क्या दिक्कत है युद्ध के साहित्य को साहित्य न मानने में? भाई आपको क्या तकलीफ? सामाजिक क्रिया वो भी है ना, सोशल एक्टिविटी वो भी है ना। समाज में जो कुछ भी हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध का इतिहास लिखना क्या इतिहास नहीं है? क्या साहित्य नहीं है? पता तो चले दुनिया को कि विश्व युद्ध में क्या हुआ था, किस तरह से कोई भी युद्ध हो महिलाएं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा बीतती है, किस तरह से
नाजी जर्मनी जब परास्त हुई तो रेड आर्मी ने किस तरीके से मिलियंस में रेप किए, किस तरीके से अनास्था का संकट और दौर गुजरा, किस तरीके से अनास्थावादी वहाँ की संस्कृति होगी, ये पता तो चले दुनिया को। भारत में भी ये पता तो चले किस तरीके से अंग्रेजों ने शोषण किया हमारा, किस तरीके से जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए उन्होंने किस तरीके से धर्म के नाम पर मैसेकर किया, उन्माद मचाया, संस्कृति को तबाह कर दिया। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्यों सिर्फ इरफान हबीब का इतिहास पढ़ना चाहिए? कि इरफान हबीब को ही सिर्फ इतिहासकार मानते हैं, जो भक्ति आंदोलन को बताते हैं कि वो अलग ही एस्पेक्ट में ले जाते हैं कि वो विद्रोह की उपज थी। भक्ति आंदोलन सिर्फ विद्रोह की उपज थी। सिर्फ मजदूरों के पास पैसा आ गया था ताजमहल जैसी चीजें के बनने से, इसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इरफान हबीब को सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ इरफान हबीब का इतिहास लिखाए जाने से ये समस्या तो बनी रहेगी। अगर आप इंडिपेंडेंट हिस्ट्री नहीं लिखने देंगे, अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर हिस्ट्री लिखाते रहेंगे, फिर वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो सामाजिक क्रिया, सोशल एक्टिविटी एक्चुअली क्या हुई थी वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अल्ट्रा राइटिस्ट इतिहास ही लिखाइए, हम कह रहे हैं इतिहास में आप दखल मत दीजिए। इतिहास लिखने वालों को, स्कॉलर्स को, राइटिस्ट वाला राइटिस्ट लिख रहा है। एक बड़ा सुंदर, मैं अभी जब ये आ रहा था तो मुझे ध्यान में आया किस्सा कि कार्ल मार्क्स आए, उनके साथ में और भी साथी लोग आए। उन्होंने क्या लिखा? दास कैपिटल लिखा, द कैपिटल लिखा, बहुत फेमस हुआ। और ढेर सारे विचारक भी आए, उनकी किताबें फेमस हुई। अब कार्ल मार्क्स का जो लिटरेचर है, दास कैपिटल, इसको बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने एक विचार दिया, एक आइडिया दिया। उस आइडिया को समाज ने फॉलो किया। एक विचार दिया कार्ल मार्क्स ने, उस विचार को समाज ने फॉलो किया, और समाज ने उस विचार को आत्मसात करके, फॉलो करके राजनीति में उसका उपयोग किया, पॉलिटिक्स में उसका उपयोग किया। पॉलिटिक्स क्या है? सोशल एक्टिविटी है या नहीं है? सामाजिक क्रिया की बात हो रही है ना कि साहित्य सामाजिक क्रिया का भी रूप है, तो पॉलिटिक्स क्या है? सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया का, इस पॉलिटिक्स का सोर्स क्या है? लेफ्टिस्ट का इस आइडियोलॉजी का सोर्स क्या है? वो कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब, या कार्ल मार्क्स की अपनी विचारधारा, लेनिन की अपनी विचारधारा। ऐसे ही सांस्कृतिक जो नेशनलिज्म है, कल्चरल जो नेशनलिज्म है, या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहाँ से उपजता है? यूरोप में ढेर सारी किताबें लिखी गई कि रूस होगा रशियंस के लिए होगा, फ्रांस होगा फ्रेंच बोलने वालों के लिए होगा, जर्मन नेशनलिस्ट के लिए होगा, हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोगों के लिए होगा। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म कहाँ से आया? आज से तो नहीं आया। सैकड़ों साल से ढेर सारे लिटरेचर लिखे जाने लगे। फिर गैरिबाल्डी, मैजनी हो या उस समय के बिस्मार्क हो, उन सब ने जो कुछ भी किया वो किस आधार पर, राजनीतिक जो आंदोलन चलाया उन्होंने एकीकरण का, यूनिफिकेशन का, वो किस आधार पर चलाया? इसी साहित्य के आधार पर। अमेरिका में भी जो अमेरिकन का फ्रीडम मूवमेंट जो चला, उसमें जो उस समय के विचारक थे वो क्या कह रहे थे कि तुम इटली से आए होगे, तुम हिस्ट्री सीटर रहे होगे, तुम ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिए होगे, यहाँ पे होगे, लेकिन तुम एक बार अमेरिका में आ गए तो तुम अमेरिकन हो गए। तो अमेरिकन जो नेशनलिज्म की थ्योरी है, वो अमेरिका में जो कुछ भी है, जो कोई भी है, उसका नेशनलिज्म है। तो वो साहित्य ही था जिसने इन लोगों को अमेरिका में आने के बाद एकता और संगठन का एहसास कराया, जिसकी वजह से ब्रिटेन को उखाड़ फेंका अमेरिका के लोगों ने। कहना ये चाह रहा हूं, सामाजिक एक्टिविटी का रूप भी एक ही ध्यान रखना, अपने विषय से, अपने मुद्दे से मत भटकना कभी। बार बार जो विषय है, जो दिया हुआ है, वो आपके निबंध में आना चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए, कम से कम तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इससे 10 को लगना चाहिए कि तुम लिख रहे हो, है ना। अगर वो दिखेगा नहीं तो नंबर नहीं देगा। बीच बीच में उसको सामाजिक क्रिया का रूप दिखना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप जो कुछ भी लिख रहे हो, बीच बीच में सामाजिक क्रिया का रूप आना चाहिए, ताकि उसको लगे यस यू आर ऑन ट्रैक। ठीक है, ट्रैक से थोड़ा भटक भी जाओ तो भी सोचो सामाजिक क्रिया कहाँ है इसमें, फिर अपने आप सचेत हो जाओगे। ये तब के लिए है जब तुम बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड और बह जाने वाले, भावनाओं में बह जाने वाले व्यक्ति हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार कोई एक विचार आता है और उस विचार के बाद परत दर परत खुलती चली जाती, कहीं और पहुंच जाता हूँ, फिर ध्यान में आया था विषय ये था। तो इसलिए बार बार विषय को देखते रहो, अंडरलाइन करके रखो। सामाजिक क्रिया का भी रूप है। पॉलिटिक्स हो गया, और क्या है? कल्चरलिज्म। हाँ,
तो इसमें वो नील दर्पण का एग्जांपल दे सकते हैं? बाद में जो कुछ भी है बाद में चर्चा करेंगे, अभी बोल देते हैं। नील दर्पण भी साहित्य, नील दर्पण भी साहित्य। अब नील दर्पण में साहित्य में नील की खेती करने वाले लोगों की दुर्दशा दिखाई है, ठीक है। अब ये दुर्दशा जब दिखाई गई, उस दुर्दशा में क्या बताया गया, क्या बताया गया? नील की खेती करने वालों की स्थिति, अंग्रेजों का शोषण, जमींदारी प्रथा, ये दिखाया गया। अब इसको तुम्हें लिंक करना है सामाजिक क्रिया के रूप से। सिर्फ एग्जाम्पल देने से नंबर नहीं मिलेगा। आर्गूमेंट इज ऑलवेज सुप्रीम। आपको अपने आर्गूमेंट को, अपने एग्जाम्पल को लिंक करना है सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक के साथ। आपने नील दर्पण का एग्जाम्पल दिया, मैं लिंक करके दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। नील दर्पण मान लिखा, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, नील दर्पण भी लेता हूँ, शरद के अपने नॉवेल्स भी लेता हूँ। नील दर्पण का पहले एग्जाम्पल। अब नील दर्पण में जमींदारी प्रथा, समाज, शोषण, ये सब कुछ भी, किसानों की दुर्दशा, अंग्रेजों का शोषण, जो कुछ भी है, उसको कैसे आप सामाजिक क्रिया के रूप में आप लिंक करोगे? नील दर्पण नाम का साहित्य हमें बताता है कि किस तरह का समाज, किस तरह के साहूकार और अंग्रेज तत्कालीन समाज का शोषण करते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम विभाजित हुए, या अगर हम कमज़ोर पड़े, या अगर हम कमतर हुए, तो हमारा शोषण हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में संगठित रहा जाए, समाज में जागरूक रहा जाए अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के खिलाफ हुए आंदोलन के साथ। तो भविष्य में भी हमारा शोषण नहीं हो सकेगा। इतिहास सिर्फ विश्लेषण की नहीं बल्कि सीखने की भी वस्तु है। तो व्यक्ति अगर नील दर्पण से पढ़ करके इसे मनोरंजन करेगा तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, बल्कि उसको देखेगा कि वो लिविंग टेस्टामेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है उस समय के समाज का, उस समय की व्यवस्था का, उस समय की अंगड़ाई का। तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति आने वाले समय में किसी भी प्रकार की ऐसी रिपीटेशन से जिसमें समाज में कोई एक व्यक्ति शोषण कर रहा हो बाकी समाज का, उसके खिलाफ विद्रोह कर देगा, उसको नेतृत्व प्रदान करेगा। शरद चंद्र चटर्जी जिन्होंने देवी चौधरानी जैसे नॉवेल लिखे, उनका कोई भी पात्र, चाहे वंदे ये क्या इसका नाम है, देवी चौधरानी के अलावा क्या लिखा उन्होंने? ये देवी चौधरानी शरदचंद्र का ही है ना, या बंकिम चंद्र का है? शरदचंद्र की चटर्जी की नॉवेल आई थिंक चरित्रहीन वगैरह ये सब है ना, बराबर ना? चरित्रहीन उन्हीं का है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं पहली बार उसको लेकर के आया था तो मेरी माँ ने छीन लिया था कि मैं पढ़ती हूँ कि ये चरित्रहीन नाम की क्या चीज़ है। बाद में उनको लगा नहीं अच्छी किताब है, तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ लो, अच्छा है। तो आई थिंक श्रीकांत भी उन्हीं का है, शरद बाबू का है श्रीकांत भी। तो ये 2 नॉवेल के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि शरदचंद्र चटर्जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से जो 2 मैंने पढ़ा, उनमें महिलाएं, विमेन लीड रोल में, मुख्य भूमिका में। शरदचंद्र चटर्जी का समय 19वीं सेंचुरी, उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, पूरे देश में खराब थी। लेकिन महिलाओं को उन्होंने जिस तरीके से नायक के रूप में, नायिका के रूप में, लीड रोल में पेश किया, वो दिखाता है, ऑफकोर्स देवदास भी, कि किस तरीके की प्रगतिशील सोच वो रखते थे। महिलाओं के साथ किस तरीके की ज्यादतियां उस समय हो रही थी। तो जब शरदचंद्र चटर्जी ये लिख रहे थे, महिलाओं को लीड रोल में दिखा रहे थे, उनकी दुर्दशा को समझा रहे थे, किसानों के शोषण को समझा रहे थे, तब ये उस समय के समाज को, उस समय के समाज की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था कि भाई जो तुम कर रहे हो गलत है। तो बुरे लोगों का या जो इनर्सिया में, जकड़न में जो बंधे हुए लोग हैं, विचारों के आधार पे, परंपरा और मान्यता के आधार पे, उनकी आंखें खोलना, उनको झकझोरना, उनको जागृत करना भी सोशल एक्टिविटी है और लिटरेचर करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? अपनी मैगजीन के सहारे, रेडल्स इन हिंदुइज्म के सहारे, या मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, सॉरी उनका नाम राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा के खिलाफ अपने जो उनके अखबार में कॉलम्स थे, या इधर तिलक ने क्या किया? इन सब ने अपने जर्नल्स, अपने लिटरेचर के माध्यम से जो कुछ भी उस समय का समाज था, जिस भी समाज में, जिस भी व्यक्ति में वो बदलाव लाना चाहते थे, उसको टारगेट किया। तो ये जागरूकता, ये जागरण जो था वो क्या था? सोशल एक्टिविटी ही था, समाज को बदलने का, उसमें बदलाव लाने का माध्यम ही था। तो जब कहता है कि लिटरेचर सिर्फ ज्ञान का माध्यम नहीं है, ऐसा लिटरेचर होता जो वेद है, मान लो वेद आपने पढ़ा, आप बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन सामाजिक बदलाव उससे कितना आएगा? अब ये बात अलग है, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 उस समय तो महिलाएं ये परंपरा ये, तो उससे भी समाज में बदलाव आएगा। ऐसे इनडायरेक्टली कान पकड़ कर मत लाओ चीज़ों को, डायरेक्ट बात करो कि शरदचंद्र चटर्जी की जो नॉवेल हैं, महिलाओं की स्थिति में उससे ज़्यादा सुधार होगा, उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन उनको मिलेगा। राजा राम मोहन राय के जर्नल्स से महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिटरेचर से ज़्यादा सुधार होगा,
डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर से ज़्यादा सुधार होगा समाज में, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, या पारंपरिक जो ग्रंथ हैं उनसे? जिस समाज में जो ग्रंथ लिखा जा रहा है उसका उस समाज पर ज़्यादा असर होता है। और इसीलिए इन लिटरेचर्स की ही बदौलत उस समय के लोग संगठित हुए, जागरूक हुए, इंस्पायर हुए, भले खुशी हुए हों बट हुए। तो जब डायमेंशन है कि सोशल एक्टिविटी का सामाजिक क्रिया का भी रूप है, तो आप लिखिए कि किस तरह से साहित्य ने समाज के विभिन्न वर्गों का विभिन्न समयों पर उनके शोषण के खिलाफ, उनकी दास्ता के खिलाफ, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनके हकों के लिए प्रेरणा का कार्य किया। और फिर उसमें आप एग्जाम्पल दीजिए इन लिटरेचर का, एग्जाम्पल पिरोइए बजाय कि सिर्फ एग्जाम्पल लिख के आने का। कल्चर है, कल्चर अपनी हाइपोथेसिस में जीता है, कल्चर हमेशा कल्पनाओं में जीता है। कल्चर को हकीकत कल्पना से ज़्यादा, हकीकत से ज़्यादा कल्पना है। हम समाज को अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो समाज को दोबारा महान बनाने का जो सिद्धांत है, जो नारा है, वो हकीकत से ज़्यादा कल्पना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये क्या है? समाज की एक पर्टिकुलर संस्कृति, उस समय का माहौल कैसा हो, उस समय का समाज कैसा हो, इसकी कल्पना करता है। तो कल्चर एक कल्पना जाता है। पाकिस्तान होगा, सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, किस तरीके का वहाँ माहौल होगा, ये सब जो बातें थी जिन्ना की, या उस समय के जो आइडियोलॉग थे चौधरी रहमत अली, ये सब जो कुछ कह रहे थे वो कल्पना था, हाइपोथेसिस था। वो हाइपोथेसिस रियलिटी में कितना आया आप सब जानते हैं। लेकिन कल्चर के नाम पे, हाइपोथेसिस के नाम पे उन्होंने लिटरेचर लिखे, पाकिस्तान का नारा दिया। तो उस समय का जो लिटरेचर था, पाकिस्तान बनाने का जो आह्वान करता था, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जो सैयद क्या नाम इनका, सैयद खान ने, सर सैयद अहमद ने जो लिखा, पहले वो हिंदू मुस्लिम की एकीकरण के पक्षधर थे, दोनों संस्कृतियों को एक दुल्हन की दो आंखें बताते थे। लेकिन जैसा कि गांधी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के विचार को, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर जानना हो तो उसके शुरुआती विचार से नहीं, उसने अंत में क्या कहा उससे उसको परखो। सर सैयद अहमद को दुनिया अच्छा मानती रहे, महान मानती रहे, मानती होगी, उनके कुछ विचार अच्छे होंगे, लेकिन मैं उनको इसी आधार पर आकलन करूंगा। इरफान हबीब क्या लिखते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो उनके व्यक्तित्व का आकलन, उनके उपयोगिता का आकलन मैं इस बात से करूंगा कि वो अपने अंतिम समय में क्या कर रहे थे। गांधी के व्यक्तित्व का, गांधी की उपलब्धि का आकलन इससे होगा कि वो अपने अंतिम समय में क्या कर रहे थे। वो नोआखली में दंगे शांत कर रहे थे, वन मैन बाउंड्री फोर्स बने हुए थे, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहे थे जबकि विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान के हक की बात कर रहे थे। गांधी से बड़ा सेकुलर फिर कौन हुआ? और सर सैयद, जिनको ज्ञानी विज्ञानी सब बताया जाता है, उन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम दो विरोधी संस्कृति हैं, दो विरोधी एग्जिस्टेंस हैं, एक साथ नहीं रह सकते, ये उनकी अंतिम आइडियोलॉजी है। तो मैंने कहा कि कल्चर हकीकत से ज़्यादा हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को देने का काम लिटरेचर करता है। जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने, सैयद अहमद खान ने किया, पाकिस्तान बनाया। तो जब कहा, ये जो आप कहोगे, कैसे इसको फिक्स करोगे अपने डायमेंशन में कि लिटरेचर या साहित्य सांस्कृतिकरण या संस्कृति के निर्माण में, उसके हाइपोथेसिस में, उसकी कल्पना में भी अपना योगदान देता है। संस्कृति हकीकत से ज़्यादा काल्पनिक तत्व है, और इसकी उपज, इसकी कल्पना, इसकी अनगूंज साहित्य में सबसे पहले उसकी प्रतिध्वनि दिखाई देती है, सुनाई देती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की संकल्पना हो, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का विरोधाभास दिखाना हो, या बाल्कनाइजेशन हो, या विभाजन हो, इन पर लिखी जाने वाली, रची जाने वाली साहित्य कृतियां हकीकत से ज़्यादा हाइपोथेसिस थी, जिन्होंने अंत में अपने लक्ष्यों को अंजाम दिया, अपने संस्कृति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को इंस्पायर किया। तो साहित्य इस तरीके से भी सोशल एक्टिविटीज का काम करती है, उसका जिम्मेदारी निभाती है। मुझे लग रहा है इतना काफ़ी, कितना बच गया भाई, 1 घंटे तो हो ही गया। तो सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा और 2-4 डायमेंशन तुम लोग बोल दो, हो जाएगा। अंत में कंक्लूजन लिख देना कि साहित्य अपने आप में सिर्फ ज्ञान या नैतिक रूप या सोशल एक्टिविटीज का स्रोत नहीं है, बल्कि साहित्य जीवन हो, सृष्टि हो, समाज हो, उसके हर रूप, उसके हर स्फेयर, उसके हर हिस्से में घुला हुआ है, उपयोगिता
प्रदान करता है, कई बार इसका दुरुपयोग होता है विभाजन के लिए, नकारात्मक वजहों से सामाजिक एक्टिविटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये निर्भर करता है कि आप समाज को नैतिक बनाना चाहते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं, मानस के तुलसीदास होते हैं, रामायण के वाल्मीकि होते हैं, सर्वोदय के गांधी होते हैं, अनटू द लास्ट के जॉन रस्किन होते हैं, या आप सर सैयद अहमद खान के हिंदू मुस्लिम के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने वाले लिटरेचर लिखते हैं, या चौधरी रहमत अली जैसे पाकिस्तान की संकल्पना देते हैं, या हिटलर के घृणास्पद जर्नल्स को बढ़ावा देते हैं, या फिर वर्तमान समय में भी विभाजन और नफरत भरी लिटरेचर आप लिखते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप समाज की किस एक्टिविटी में, समाज की किस क्रिया में भाग ले रहे हैं। आपका उद्देश्य, आपका आदर्श ही साहित्य की उपयोगिता तय करता है। साहित्य के पीछे का जो आपका तर्क है, जो आपकी सोच है, वो समाज को उस पर्टिकुलर रास्ते पर लेकर जाता है, उस तरफ इंस्पायर करता है। भारत, अंत में थोड़ा सा कैची लाइन भी लिख सकते हो कि भारत विश्व की सबसे पुरानी और महान संस्कृतियों में से एक है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति में वेदों के समय से या उससे भी पहले से, श्रुति मुनि परंपरा से लेकर के बुद्ध के समय से और आज आधुनिक काल तक हमारे जीवन में साहित्य का विशेष स्थान रहा है। साहित्य हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान का भी स्रोत रही है, साहित्य हमारे यहाँ क्रांति का भी स्रोत रही है, साहित्य हमारे यहाँ संस्कृति के पुनर्निर्माण में, नवनिर्माण में भी भागीदार रही है। साहित्य हमारे यहाँ मानव और मानवेतर भलाई और कल्याण, लोक कल्याण, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु जैसी परंपरा को बढ़ाने में योग देती रही है। साहित्य हमारे यहाँ प्रगतिशीलता, विकास, जिसमें विकसित भारत की संकल्पना भी शामिल है, जिस बारे में हमारे उपनिषद भी कहते हैं, चराति चरितो भगः, चरने वाले का भाग्य भी चलता रहता है, इसका भी आह्वान करती है। साहित्य, विशेषतः भारतीय साहित्य और दर्शन सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने हमेशा नैतिक आचरण, नैतिकता, सामाजिक क्रिया के विभिन्न रूपों को गढ़ा है, मढ़ा है, नया स्वरूप प्रदान किया है और समाज और विश्व को आज बेहतर स्थिति में पहुंचाया है। लिखते नहीं का कोई दिक्कत नहीं। समझा या ऊपर से चला गया क्या भाई? सर लिटरेचर के लिमिटेशंस को ही बताना है इसमें, डायमेंशंस में। काहे को, क्यों, कहाँ पूछा, कहाँ लिमिटेशन पूछा? इसमें लिमिटेशन होगा तो एंटीथेसिस दे दूंगा। 700 वर्ड में लिखना है, एंटीथेसिस देने की जरूरत नहीं। वो खुद ही बोल दे रहा है कि साहित्य सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि ये बल्कि क्या है? ये उसका एंटीथेसिस ही है। जबरदस्ती साहित्य को नेगेटिव उसमें क्यों लेके जाना है? हाँ, सामाजिक क्रिया जहाँ पे सोशल एक्टिविटी है वहाँ पे आप नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हो कि साहित्य अगर सौद्देश्य है और उसका दुरुपयोग होता है तो होता है, जो लिखने वाला है वैसा करता है। समाज की जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टिव विजडम का परिचय दे, सामूहिक विवेक का परिचय दे, किसी मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में ना आए। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो साहित्य है, इसमें जो टॉपिक है, उसमें पहला डायमेंशन है ज्ञान और बाकी 2 डायमेंशन, बल्कि जो लिखा हुआ है वो अलग ही डायमेंशन में लेके जा रहा है। यहाँ पे एंटीथेसिस अलग से देने की जरूरत नहीं है, उसी में कवर्ड है। आपको अगर एंटीथेसिस समझना है तो मेरे बाकी निबंध आप यूट्यूब पे पढ़े हैं, देख लीजिए, ठीक है। जैसे पतनशील समाज, पतनशील साहित्य पतनशील समाज का प्रतिबिंब है, आप उसमें देखिए, आप उसमें एंटीथेसिस दिखेगा कि सिर्फ पतनशील साहित्य पतनशील समाज का प्रतिबिंब जरूरी नहीं कि हो सकता है कि समाज अच्छा हो प्रतिबिंब बुरा हो सकता है समाज बुरा हो प्रतिबिंब अच्छा हो। वहाँ एंटीथेसिस दिया है मैंने। अभी शुभम का कल इंटरव्यू हो गया, मेरे एक मित्र हैं, उनका इसका कल इंटरव्यू था, 6 तारीख कल थी हाँ, वो कल हो गया उनका, और अभी वो ग्रुप ए के पोस्ट पे पोस्टेड भी हैं। उनसे मैंने आग्रह किया है कि उनका फिलोसॉफी सब्जेक्ट है, निबंध में शानदार उन्होंने किया है, और उनको इनवाइट करूंगा। उनके साथ भी मैं निबंध खेलने वाला हूँ। मनीष तो है ही शानदार निबंध में, उसके साथ भी 2-3 जो भी बहुत अच्छे लोग हैं निबंध में, जो जीते हैं निबंध जीवन भर से, उनके साथ मेरा एक 2-3 महीने से 4 महीने से मैं कुलबुला रहा हूँ कि मुकाबला सीरीज लेकर के आऊँ, लड़ूँ आपके सामने लाइव। मैं बोलता हूँ उनको कि मैं पहले से टॉपिक नहीं दे के रखूँगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। लाइव ही बच्चों से पूछेंगे कौन सा टॉपिक, 4 टॉपिक है 5 टॉपिक है, बताओ भाई कौन से पे बात करें। फिर इसी में उनके साथ ही मैं चर्चा करूँगा।
थेसिस एंटीथेसिस डायमेंशंस खेलेंगे तो तुम लोगों को भी मजा आएगा कि किस तरीके से लड़ रहे हैं दोनों। देखो फिर तुम लोगों से पोल करवा लेंगे कौन बेहतर है। निजी जीवन को कैसे बताएं नैतिकता में, थोड़ा बता दीजिए दोबारा। महात्मा गांधी का निजी जीवन आपने बताया, ऐसे आप अपने निजी जीवन को बता सकते हो, जैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि अब ये कैसे होता है ना, अपने बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए, लेकिन एक डायमेंशन खोल सकते हो, एक डायमेंशन खाली दे सकते हो आप अगर ज़रूरी हो तो, कि भाई बचपन में मैं कल्याण, गीता, जो सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य हैं वो पढ़ा, माँ पढ़ती रहती थी। फिर पिताजी कुछ और साहित्य पढ़ते थे जो प्रोग्रेसिव साहित्य थे, वो पढ़ा। क्लास 10th तक मेरी उम्र, चूँकि मैंने जल्दी पढ़ाई शुरू की और 2-3 क्लास नहीं पढ़ा, तो उस हिसाब से 15 साल की उम्र में मेरा 12th हो गया था। तो क्लास 10th में जब मेरी उम्र कंपैरेटिवली कम थी, उस समय तक मैं प्रॉपर धार्मिक और पूजा करने वाला, वेद और धर्म संस्कृति सब पढ़ने वाला ठीक ठाक पढ़ लिया था, समझ गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 अच्छा प्रोग्रेसिव, उस समय तक ऐसी स्थिति थी, मैं बताऊं कि टैबू जो समाज में होता है ना, कि गांव में रहता था तो आप दुकान पे बिस्किट लेने भी जा रहे हो और लड़की दिख गई जिसको आप एक्चुअली पसंद करते हो, तो भी आपको बात नहीं करनी है। क्यों? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो ये सब भी दिमाग में था। उसके बाद जब प्रोग्रेसिव साहित्य पढ़ना शुरू किया और जब ग्रेजुएशन में पहुंचा, कुछ रशियन लिटरेचर हाथ लगे, उनके कुछ अनुवाद हाथ में लगे, खास करके ग्रेजुएशन में ओशो हाथ में लगे। उनकी मैगजीन्स आती थी छोटी छोटी किताबों के फॉर्म में, बाद में उनकी ऑडियो मिल गए ओशो इंटरनेशनल पे। तो विचारों में सोचने का जो तरीका था, स्पेशली रशियन लिटरेचर की वजह से, आपको बताया भी कई बार फिर दोस्तों की वगैरह को, सोचने का जो तरीका था वो बदला। और मैं आज भी खुद को कहता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं तुम नास्तिक हो। मेरी माँ की चिंता का सबसे मूल वजह है कि मैं नास्तिक हूँ, पर मैं खुद को नास्तिक नहीं मानता। अगर मैं पूजा बैठ के नहीं करता, अगर मैं अपनी माँ के साथ मंदिर तो जाता हूँ ना, वो कहती है तो उसके लिए फूल तो ला ही देता हूँ ना, रोज सवेरे भजन तो सुनता ही हूँ ना, बस मैं उस आराधना और उपासना पद्धति का पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे वो ऐसे फील ही नहीं आता अंदर से। मैं नॉनवेज नहीं खाता, इसका कारण धर्म नहीं है, इसका कारण जाति नहीं है, बल्कि इसका कारण क्या है, मेरे भीतर जो एवोल्यूशन हुआ वो है। मुझे जानवर को कटते देखते और फिर उसको खाना अंदर से नहीं आता है। तो मेरा जो एवोल्यूशन हुआ, मेरे व्यक्तित्व का जो परिष्करण हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, वो साहित्य की वजह से हुआ। मैं पहले फॉलोअर ज़्यादा था, आज मैं प्रोग्रेसिव, रैशनल और चिंतनशील ज़्यादा हूँ। और मेरा ये व्यक्तित्व ही है कि जब से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, रिसर्च पे ज़्यादा जोर है। अगर मैं ऐसा व्यक्ति नहीं होता तो रिसर्च नहीं कर रहा होता। कोई शुरुआत में छोटा व्यक्ति रिसर्च पे जोर नहीं देता है, वो फॉलोअर ज़्यादा होता है, नई लीक कम बनाता है, पगडंडी कम गढ़ता है। तो ये सब जो कुछ भी आप देख रहे हो, और थोड़ा तरीके से नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, नई परंपरा खड़ी कर रहा हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा एवोल्यूशन भी है, व्यक्तित्व भी है, कि भले उसमें रिस्क है पर लेंगे ना। तो अपने निजी जीवन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो अगर जरूरी है तो, अदरवाइज जबरदस्ती मत देना, नहीं तो उससे आपका अहंकार, आपका नार्सिसिज्म, आपका आत्ममुग्धता झलकेगा, जो नेगेटिव एस्पेक्ट पैदा करेगा। बोलो प्रज्ञा मैडम। सर मैं पूछ रही थी, जैसे ज्ञान का स्रोत है तो मैंने वेद, उपनिषद ये सब तो मेंशन किया है, चरक संहिता और ये इसके पर चरक संहिता जिसे भारत का वर्तमान में पेटेंट को लेके हल्दी वगैरह ये सब में आयुर्वेदा का ज्ञान है, तो उससे लिंक कर दिया हमने। अरे सिर्फ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ पुराणों में ही क्यों चले जाते हो? ज्ञान का स्रोत लिटरेचर है, उसको तुम आजकल की किताबों का भी जिक्र क्यों नहीं करते हो भाई? अगर चैट जीपीटी है, आधुनिक वाले में किया है सर, जैसे कि उसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए किया है कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए अनमैरिड वुमेन जो मंजू कपूर की है, तो ऐसे करके हमने किया है सर। और जो नोबेल प्राइज मिला है वो उनका नरगिस मोहम्मदी का जिक्र किया है। अच्छा है ना, तुम सही जा रहे हो। ऐसे लग रहा है कि तुम डाइवर्सिफाइड नॉलेज है तुम्हारे, डाइवर्स नॉलेज है तुम्हारे पास। सही है, लिख करके सबमिट करो। BPSC के ग्रुप में तो मीडिया अलाउ ही कर दे रहा हूँ मैं, और वहाँ भी अलाउ कर दे रहा हूँ, और जो भगीरथ का डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी अलाउ कर दे रहा हूँ। आप अपने निबंध की कॉपीज लिख करके सबमिट कर सकते हैं, एक दूसरे का देख सकते हैं, कुछ कॉपीज मैं भी देख सकता हूँ। एक ही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, निबंध एक कला है। किस तरीके से गांठें खोलनी है विषय की, कैसे रेसा अलगा देना है, कैसे उसका विश्लेषण करना है, डायमेंशंस कैसे ओपन करने हैं, ये आप सीख गए। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो निबंध ना लिख पाए। अच्छा, निबंध लेखन कला है, बार बार चिल्ला रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ निबंध के लिए 2-3 महीने चाहिए। इसीलिए भागीरथ प्लस में निबंध शुरू किया। और BPSC वालों को मैं फिर से बता दूं कि निबंध मुझे, मेरे लिए पढ़ाना नहीं है, निबंध मेरे लिए जीना है। निबंध मेरे लिए अपने आप हिसाब से मेडिटेशन है। मैं विचारों में खो सकता हूँ, विचारों में गहराई तक जा सकता हूँ।
तो निबंध के लिए आप लोग मेरे साथ बैठो, जितने भी सेशन हो वहीं स्ट्रक्चर बनाओ, वहीं डायमेंशन बनाओ, वहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, वहीं सीखो। फिर मैं भी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर और डायमेंशन आपको दूंगा, अंत में आप भी अपने विचार रखिए। जो स्ट्रक्चर आपने फ्रेम किया है, जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, कम से कम वहीं ग्रुप में शेयर कीजिए। थोड़ा साफ सुथरा लिखिए ताकि एक दूसरे पीयर रिव्यू हो सके कि आपने क्या सोचा था, आपने क्या एग्जाम्पल दिए थे। एक पेज ले लो, मैंने कहा था ना पेन पेपर लेके बैठना, पेन पेपर लेके बैठो, वहीं स्ट्रक्चर बनाओ साफ साफ, उसको ग्रुप में डालो, बहुत फायदा होगा। इस तरीके से कोई निबंध नहीं पढ़ाता है। निबंध के मॉडल आंसर मार्केट में चलते हैं, लाइव आपको सिखाना नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा जीवन भर की साथ चाहिए। तो उसका फ़ायदा उठाओ, नंबर आ जाएगा। तनाव मत लो बीपीएससी के मित्रों, परेशान मत हो ज़्यादा, ठीक है। और बाकी भी यूपीपीएससी वाले तो तनाव मत ही लें, उनका तो जून में, तब तक तो मास्टर हो जाएंगे। 15 निबंध मैंने पढ़ा के रखा है यूट्यूब पे, उसको भी देख सकते हो, अगर कुछ काम का लगे तो कर लो। बीच में बकवास नहीं करता हूँ, आप देख सकते हैं। बोलिए दृष्टांत जी। सर ये पहली क्लास में मेरी और बहुत अच्छा लगा निबंध। थैंक यू भाई। पढ़ाने का तरीका देख के सर मेरा एक और डाउट था कि मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं निबंध में इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। हिंदी में यूपीपीएससी से लिख सकता हूँ क्या? किसी एक भाषा में कोई एक पेपर लिखना है, ये यूपीपीसीएस का मैंडेट है, ठीक। मैंने निबंध हिंदी में लिखा था, बाकी पेपर अंग्रेजी में लिखे थे यूपीपीसीएस में जब दिया, ठीक। तो इसीलिए शायद मैं अपने शुरुआती अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू दिया, अच्छे मार्क्स भी थे काफ़ी। मैं आपके लिए सलाह देता हूँ, सबको वही सलाह देता हूँ कि अगर आप निबंध में या भाषा में हिंदी अंग्रेजी में बराबर बिल्कुल इक्वल, या हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी, तो भी कोशिश कीजिए यूपीपीसीएस में निबंध को हिंदी में ही लिखिए। बीपीएससी में कैसा है मुझे नहीं पता, बीपीएससी में अलग अलग पेपर अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा है क्या प्रोविज़न? यस सर। अगर ऐसा प्रोविज़न है तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अंग्रेज मत बनो। ज़्यादा अंग्रेज बनना है तो हमारी एक फैकल्टी है चेन्नई से, जिन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, 2-3 मेंस लिखा है, उनकी अंग्रेजी देख लो, पल्ले नहीं पड़ता है, शानदार अंग्रेजी बोलता है वो, हवा नहीं लगती है इवेल्यूएशन होता है तो। कल उसको स्पेशली बोला है भाई 0.75 में बात किया करो, ये बच्चे अंग्रेजी में लिखते हैं पर अंग्रेज है नहीं, तो घमंड में मत रहो ज़्यादा। जीएस लिखो अंग्रेजी में, रोक नहीं रहा हूँ, जीएस अंग्रेजी में लिखो, हाँ। लेकिन आज कुछ था ठीक शिवम हाँ, तो जीएस आप अंग्रेजी में लिखिए, लेकिन निबंध हिंदी में लिखिए अगर लिख सकते हो तो। दृष्टांत मुझे लिख के भेजो, अगर मुझे लगेगा एवरेज है, एवरेज में भी अंग्रेजी से बेहतर मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। और किसी मित्र का सोच पा रहे हो, सोचने की क्षमता विकसित हो रही है। 3-4 सेशन तो ऐसे हो ही गए ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले। सर पूछ तो पा रहे हैं सर, लेकिन नए नए एग्जाम्पल नहीं आ रहे थे। अरे एग्जाम्पल जाने दो यार, आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना, मेन वही है। यस सर। एग्जाम्पल मैं दे दूंगा तुमको, डोंट वरी। एग्जाम्पल क्या, 1000 एग्जाम्पल अभी गिना सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है एग्जाम्पल का फॉर्मेशन पैदा करते हो क्या, तो एग्जाम्पल की तरह मत लो, एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग टॉपिक सोसाइटी में दे देंगे एस्पेक्ट में। हाँ बोलो अनिरुद्ध। सर इसमें कुछ समझ में नहीं आता। किसमें? साहित्य में। हाँ साहित्य टॉपिक पे कुछ नहीं समझ में आता। ओके, एक काम करो, आपने साहित्य संस्कृति समाज पर मेरा निबंध का लेक्चर देखा एक भी, शुरुआत वाला? सर पीछे वाला जो आपने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैं था, डायमेंशन देखे थे, लेकिन मेरे को थॉट प्रोसेस पे आता ही नहीं है ये चीजें। तो साहित्य जब मैं कहता हूँ कि आप सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग? हाँ सर, अभी भी आज भी करने की कोशिश कर रहा था, पर मतलब नहीं एक भी टाइप। एक काम करता हूँ, अभी मैं अपने टू डू की लिस्ट में डाल लेता हूँ, एक मैं सेशन करता हूँ सोचें कैसे, ठीक? सोचना है तो बता दिया, अब निबंध में सोचें कैसे डायमेंशन डेवलप करें। एक सेशन ले लेता हूँ इसको प्रॉपर, चलेगा? तुमको मैं सोचना सिखाता हूँ, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे रोज में कुछ पढ़ना। अरे नहीं भाई कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है काफी है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है? प्रज्ञा, मैंने कुछ कंपाइलेशन किए थे, स्पेशली फिल्मों के हैं
स्पेशली वो कुछ उपनिषद वगैरह के कोट हैं, मैं करूँगा शेयर, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज उसको कंपाइल कर दूंगा। लेकिन ये मुझे आइडिया आया कि ये समस्या है लोगों में, बच्चों में एक्चुअली। सोचना है, ये तो मैं बता रहा हूँ, सोचना कैसे है, कैसे आपको जोर डालना है किस क्षेत्र में, उस पर मैं एक सेशन करूँगा मनीष के साथ। उसको देखता हूँ, संडे को मोस्टली कर लेंगे। अगर मैं भूल गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे मैसेज करके बताओ आपने ऐसा बोला था, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। 3 सेशन थे आज मेरे, एक मॉडल आंसर डिस्कस हो गया, ये निबंध चल रहा है, अब इसके बाद करंट अफेयर का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इन्फोस बैच के लिए। बैक टू बैक काम चल रहा है, उसके पहले भी काम करके आया हूँ, तो भूल जाऊँगा तो माफ़ करना, याद दिलाते रहना, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो मैडम। हाँ सर, ये कह रही थी साहित्य कला के रूप में अगर लिखते हैं तो उसके एग्जाम्पल में वो जो अभी रिसेंट में सरवेद मंदिर बना है बनारस में, उसका तो एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं ना। मंदिर आर्किटेक्चर है, लेकिन अगर नाटक है तो कला है, वो साहित्य है। आर्किटेक्चर भी अपने आप में कला है, लेकिन आर्किटेक्चर सुनो आर्किटेक्चर अपने आप सुनो, दीवारों में साहित्य किया गया है। सुन तो भैया, मैंने सरवेद मंदिर नहीं देखा, मैंने सरवेद मंदिर या जो भी आप करो नहीं देखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मंदिर आर्किटेक्चर है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई पच्चाकारी हुई है, अगर कोई कलात्मक कुछ वो हुआ है, या उस आर्किटेक्चर का जो ज्ञान है वो साहित्य है, ठीक। तो डाल सकते हैं ना कि सर वो वेदों से कहीं ना कहीं मतलब प्राचीन काल। क्या दिखाओगे कैसे? सोशल एक्टिविटी का रूप है साहित्य, सोशल एक्टिविटी का रूप है। सोशल एक्टिविटी क्या है? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सोशल एक्टिविटी है, ऐसे इसको लिंक कैसे करो बता रहा हूँ। अंदर तो तुम्हारे लिए तुम सोच नहीं पाते हो, बता रहा हूँ कैसे सोचो। आर्किटेक्चर क्या है? सोशल एक्टिविटी है ना, घर मकान बनाना सोशल एक्टिविटी है कि नहीं है जी। अब इस आर्किटेक्चर में उसने प्रयोग क्या किया कि उसने वेदों की ऋचाएं लिख दी, वही तो किया ना। तो वेदों की ऋचाएं लिख दी। आज के 50 साल बाद जिस तरीके से ईरानी जो कला थी उसमें क्या था कि जो बिल्डिंग बनाई जाती थी दीवारों में पच्चाकारी किया जाता था, उस पच्चाकारी में क्या किया जाता था, फूल वगैरह बना दिया जाता था, फूल पत्ती, और उसमें उसका हीरे जवाहरात सोने चांदी इन सबको उसमें फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ताजमहल में आप देख सकते हैं पित्रादुरा शैली बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई आर्किटेक्चर है जहाँ की दीवारों पे वेदों की ऋचाएं लिखी गई हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है, आर्किटेक्ट की एक कला हो गई, एक तरीका हो गया, है ना। और इसी तरीके का अगर ज्ञान कंपाइल कर दिया जाए किताबों में, या इसी को अगर किसी से सीख लिया जाए श्रुति या मुनि परंपरा से, तो क्या होगा, श्रव्य परंपरा से जैसे भी, तो क्या हो जाएगा, वो साहित्य का रूप धारण कर लेगा। तो आर्किटेक्ट अपने आप में डिफरेंट चीज है, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी परंपरा अगर साहित्य के रूप में या कंपाइलेशन के फॉर्म में आती है तो साहित्य हो जाएगा, और सोशल एक्टिविटी तो ऑफकोर्स हो ही रहा है। ऐसे लिंक करने का उसको। तो ऐसे वो लिंक लेकिन रिया, सरवेद मंदिर तुमको पता है, बनारस या जहां भी तुम रहते हो वहां पता है, मुझे खुद नहीं पता है, एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पता होगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो दुनिया को पता हो। अगर देना ही है तो तुमको क्या देना है, तुमको बताना है कि भाई नाट्य शास्त्र के बारे में बताना है, तुमको रागों के बारे में बताना है कि किस तरीके से उन रागों का रियाज आज भी हजारों शास्त्री करते हैं। सोशल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा हिस्सा है, रोज सारे गामा पाधानी चलता रहता है। ये सोशल एक्टिविटी है जो साहित्य से आई, उसी की परंपरा से इंस्पिरेशन लिया। रोज हो रहा है स्वाध्याय, रोज वेदों का वाचन हो रहा है। कुछ ऐसा दो जो दुनिया जाने। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसे पता है कि सरवेद मंदिर है। छोटा मत बनो, बड़ा सोचो, मैक्रो लेवल पे जाओ। नहीं सर, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो करंट में बहुत था ना, इसके लेवल। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास भाषा इतनी कसी हुई है कि तुम उसका एग्जाम्पल देकर कभी एग्जामिनर को ऐसे हतप्रभ कर सकती हो, एस्टॉनिश कर सकती हो कि भाई अच्छा ऐसा भी दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे जरूर जाना चाहिए महाकुंभ छोड़ के, तो फिर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बस एक आइडिया दे रही थी। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं फिल्मों का आइडिया जब देता हूँ तो जो फिल्म का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कहा ये क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्म का नाम, तो मैंने प्रॉपर मैं उसके बारे में 2 लाइन लिखता हूँ, ताकि एग्जामिनर ने अगर ना देखा हो तो अगले तुरंत उसको कॉपी चेक करके रोक के जाके देखे कौन सी फिल्म भाई जो मैं जानता नहीं हूँ, फोमो फील हो जाए उसको। कुछ भी लिखो उसको फोमो फील करा दो तो नंबर मिल जाएंगे। सर मतलब मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सरवेद महामंदिर है, तो वो स्वामी सदाफल देव जी का वो है सर, विहंगम योग पे है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लिखना ही हो तो सर लिख सकते हैं कि बिल्कुल। एक काम करो, अब तुम दोनों लोगों को मेरा होमवर्क है, चुपचाप ये वाला पैरा लिख के तो सबमिट करो, ठीक है। मैं देखता हूँ कैसे लिख सकते हो। नहीं एक्चुअली लिखना है। नहीं कैसे लिखते हो आप, सीधे प्रयोग करते हैं। तुम लिख सकते हैं क्या, ये पूछने की वजह तुम लिख के दिखाओ, फिर बताऊंगा लिख सकते हैं कि नहीं। चलो लिखो। नहीं क्यों इतना कठिन काम है क्या? नहीं सर, ठीक है, आपने कहा तो लिख दूंगी। बिल्कुल लिखो और सबमिट करो, ठीक है। जनता को देखने दो कि ये भी लिख सकते हैं, जनता को तय करने दो। उस पर अगर पसंद आया तो थम्स अप करना, ठीक है, एडोर्स करना उसको, ठीक। और कोई? ठीक है,
भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई सुकरात उकरात नहीं हूँ। जो आता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो बताने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम स्टेच्यू ऑफ मिस्टेक्स। तो गलती लगे तो बता देना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। मुझे सजेशन का बुरा नहीं लगता है। आजकल पिछले कुछ दिनों से मेरी इमेज पता नहीं कैसे लोग बना दिए हैं। मेरे टीम मेंबर्स कहते हैं कि आप गुस्सा बहुत करने लगे, तो मुझे लग रहा है मैं कम सोता हूँ इसलिए चिड़चिड़ा हो गया हूँ शायद, और इतनी जिम्मेदारियाँ रहती हैं तो सबको डांटता रहता हूँ, पर उसका उद्देश्य किसी को दुख पहुँचाना नहीं है। निजी जीवन में मैं बहुत बहुत मस्ती वाला आदमी हूँ, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए इमीडिएटली कमेंट करो। मैं किसी की बात का, सजेशन का तो बुरा मानता ही नहीं हूँ। नेवर किल द मैसेंजर, कभी नहीं मानता, नहीं तो मैं इंप्रूव भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कोई बदमाशी करता है चिढ़ जाता हूँ कई बार, फिर उसमें भी जाके माफ़ी मांगता हूँ उससे, है ना। इतना क्या है, इतनी क्या बड़ी बात होगी। तो बताओ, मैं इंप्रूव करूंगा, तुम्हारे लिए बेहतर और सार्थक और उपयोगी होने की कोशिश करूंगा। ठीक, तुम्हारे लिए ही डिजिटल बोर्ड आ रहा है, अदरवाइज मुझे 3-3.5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुमको बेहतर एक्सपीरियंस हो सके। ठीक, ओके, चलें फिर। सर लास्ट वाला आपने बोला था कि आप लिख के देंगे ऐसे। हाँ तो लिख, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसी को किसी को बोलूंगा, इसको तुम्हारा ही काम, चलो मैं तुमको दे रहा हूँ। ये जो मैंने बोला इसको मॉडल आंसर ये लिख के दो सबके लिए। इतना बोला, इतना काफी नहीं है। सर मेरी जो है वर्ड पावर बहुत वीक तो वर्ड पावर यहाँ है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। वॉलंटियरिंग करो भाई, वॉलंटियर करो। ऐसे हर चीज मुझ पर डालोगे तो मैं, मेरे पास 12-13 लोग काम कर रहे हैं, मुझे और 4 लोगों को लाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ करो, एक मुझे पूजा करके बताओ और फिर देखते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा उसमें। फिर मैं आपको करके सर बिल्कुल बिल्कुल कर लो भाई। 15-16 ऐसे जो भी हैं उनको एक बार देखो और उसमें से जो कुछ तुम्हें समझे एक बार लिखने की कोशिश करो। मेरे को ना एक इशू आ रहा है ऐसे में। ऐसे में ये होता है ना कि जैसे जैसे हम चलते हैं फ्लो बनता है हमारा। हाँ। जो हमारा मतलब लास्ट पैरा है वो आगे वाले से, उसकी जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, हाँ, जुड़ी होनी उसी चाहिए। से हमारा अगला शुरू होना चाहिए। हाँ, उसी से वो, उसमें सर मेरे को थोड़ा सा issue उसको आ प्रवाह कहते हैं, उसी को फ्लो कहते हैं। हाँ, प्रवाह कहते हैं, जुड़ाव महसूस होना चाहिए। चलो इस पे भी मैं बताऊंगा कैसे जोड़ना, लाइव लिख के दिखाऊंगा, इसको प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा कैसे, हाउ टू कनेक्ट या इंटरलिंक बहुत जरूरी है सर। इस पैराज। तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या। ठीक है, इस पे बात सेम सेशन में कर लेंगे, उसी सेशन में बात कर लेंगे। जो कुछ मैं वायदा कर रहा हूँ मुझे याद दिलाते रहना, ठीक है। जी सर। तो सांस लेने तक का समय नहीं हो रहा है आजकल, तो भूल जाता हूँ। तो अगले सेशन में एक इस पे भी बात कर लेंगे, ठीक है, करते हैं। सर Yes. आपने कहा था वो क्या कहते हैं, एक टारगेट्स देने के लिए पूरे दिन का शेड्यूल बना के कि कैसे क्या पढ़ना है मेंस वालों को। हाँ, प्री प्लस मेंस। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी जैसे मैंने कहा था रैंक निकालूंगा लोगों का, कितने मार्क्स किसको मिले, रैंकिंग और उनकी गुड कॉपीज, वो तो एग्जीक्यूट कर दिया है, रैंक बन भी गया होगा। टीम को बोला था कि सबके मार्क्स उनके रैंक पब्लिश करो आज 9 बजे तक, तो कर लिया होगा उन्होंने, तो वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि उनको टारगेट, वो थोड़ा एक कठिन काम है क्योंकि टारगेट भी रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा ना हो 20 घंटे का टारगेट दे दूं। तो जो शेड्यूल है एक्चुअली, जो शेड्यूल बनाया है कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, उन्हीं को मैं टारगेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है सर, शेड्यूल में तो ये था ना कि वो इंद्रधनुष का स्टार्ट होगा आज, वो क्वेश्चंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का शायद एनालिसिस आई थिंक। इंद्रधनुष में जो शेड्यूल है, मैं आई शेयर आई सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ट्रेन थोड़ी पीछे चल रही है आजकल, माफ करना। ये इंद्रधनुष का शेड्यूल है, बरोबर। अब देखो, 1 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन भी था, 10 तारीख को, और 10 बजे रात को डिजास्टर मैनेजमेंट पे था, भगीरथ के साथ पढ़ा दिया। 2 तारीख को GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक था, हो गया। 3 तारीख को इंटरनल सिक्योरिटी पे था, हो गया। 4 तारीख को GS3 का रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज एटसेट्रा हायर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। 5 तारीख को टेस्ट था। अब चूंकि भगीरथ प्लस वाले बच्चों का और इनका फीस बराबर है, लेकिन इसमें प्रीलिम में दोनों पढ़ाया जा रहा है, इनकी अपने प्रीलिम की भी टेस्ट हैं, इसलिए भगीरथ प्लस का जो लाइव एवेल्यूएशन हो रहा है, जो बहुत कॉस्टली है, बहुत इनपुट कॉस्ट लग रहा है, इनका एवेल्यूएशन ना करने का फैसला किया। और इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अभी ये पहला आंसर लिख रहे हैं, इतने महान आंसर नहीं लिख रहे हैं कि इनका एवेल्यूएशन किया जाए, पहले सीखें तो, नहीं तो वो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका एवेल्यूएशन जानबूझ करके नहीं रखा था।
5 तारीख को इनका सेक्शनल टेस्ट और मॉडल आंसर डिस्कशन था, डिस्कशन आज हो पाया। 6 तारीख को इनका लॉजिकल गेसिंग था 2024 के पेपर का। भागीरथ प्लस में बहुत ऑक्यूपाइड और बहुत क्वालिटी इंश्योर करने की वजह से, लेक्चर होने की वजह से और मेरी अपनी कुछ अलग प्रोफेशनल व्यस्तताएं होने की वजह से ये वाला काम अधूरा रह गया और ये नहीं हो पाया। मैंने मैसेज भी किया था इस बारे में ग्रुप में कि ये आपको जल्दी ही रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसलिए लाइव रिकॉर्डेड दोनों रखा है ताकि ना लाइव ले पाऊँ तो रिकॉर्ड कर दूँ। 7 तारीख यानी आज एक तो करंट अफेयर्स का लेक्चर होना था और भागीरथ में आज ऐसे होना था। भागीरथ का जो शेड्यूल है उसमें आज निबंध था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है उसमें काफ़ी कमियां थी। इफ़ आई शेयर, रैंक आ गया क्या? नहीं आया अभी। करंट अफेयर में अभी रजत ने सबमिट किया था, मैंने उनको रिवाइज करने के लिए बोला था और उन्होंने ये करंट अफेयर्स का लेक्चर उन्होंने सबमिट किया। उसमें चेंजेस थे, चेंजेस को मैंने कहा था करो और फिर कहा था क्वेश्चन फ्रेम करो इन पे। तो एमसीक्यू उन्होंने कहा लेट नाइट। करंट अफेयर बिना एमसीक्यू के कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपको सीखने का मौका कैसे मिलेगा पीवाईक्यू के साथ अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अभी उन्होंने जो कंटेंट बनाया है इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, इसकी रिव्यूइंग हो रही है, टॉपिक जो कवर किए हैं इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन है, चीटिंग द सिस्टम है जो नया यूपी में बिल आया है, यूसीसी है, स्टेट फाइनेंस है, रेलवे रिफॉर्म है और क्रायोजेनिक इंजन है साइंस में, अर्बन एयर पोल्यूशन है, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी है। तो ये कंटेंट बहुत शानदार इन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। पिछले 2 महीने के न्यूज़पेपर्स को इन्होंने खंगाला है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन सबको यहाँ पे लिंक भी दे दिया है। 2 दिन से काम कर रहे थे, सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर के लिए 2 दिन लिया है। जितने भी आर्टिकल्स से इन्होंने चीज़ें कवर की हैं सबका लिंक दे दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं और हम जब लेक्चर लेंगे तो पढ़ने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी वैसे भी। तो ये उन्होंने कंटेंट डेवलप कर दिया, बट क्या हुआ कि मैं इस पर खुद प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मुझे समय नहीं मिला तो ये रह गया। करंट अफेयर्स का लेक्चर आज रात में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, 4-5 बजे तक से मैं कर दूंगा। ये जो 50 क्वेश्चन कहा है ये कल है, ये 50 क्वेश्चन आपका टेस्ट हो जाएगा। तो बैकलॉग खत्म, सिर्फ बचा लॉजिकल गेसिंग जिसमें समय लगता है। 9 तारीख को जानबूझ करके हॉलीडे रखा है ताकि कुछ बैकलॉग बचे तो हो जाए। 9 तारीख के पहले पहले आपके सारे बैकलॉग कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मेहनत कर रहे हैं अलग अलग। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर मैसेज अभी देखा हो तो 12:30 बजे मैंने उनसे कहा था। अब देखो क्या चैलेंजेज है, ये ज़िंदगी है कि इतना भी भगवान व्यस्त नहीं करना था। व्यस्तता ठीक है लेकिन इतना भी नहीं। आप देखिए अगर हमारी टीम का मैसेज, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रजत को मैसेज कर रहा हूँ, लेट्स मीट एट 12:30 पोस्ट माई ऐसे सेशन। और किस लिए? लेट्स फाइनलाइज इंटरनल एंड स्टूडेंट शेड्यूल फॉर अग्नि परीक्षा, क्योंकि अग्नि परीक्षा के लिए कंटेंट बन रहा है, अलग से टेस्ट सीरीज का हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन जो ये है और हमारी जो फैकल्टी है, टीम मेंबर्स हैं, वो सजेशन स्टूडेंट को हैं, वो सब शेयर करते रहते हैं ताकि एक स्टूडेंट का सजेशन है ताकि हम उस पर काम कर सकें। किसी के भी मैसेज को हम इग्नोर नहीं करते, वो हमारी इंप्रूवमेंट के लिए जरिया है। तो अभी रात में मीटिंग होगी, 9 मिनट 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, रजत मस्ट बी मीटिंग, और उनके उस पर बात करेंगे, फिर करंट अफेयर के सेशन पे काम करेंगे। 9 तारीख तक सब बैकलॉग खत्म हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। फैक्ट्री में उत्पादन लगातार हो रहा है, कभी कभी प्रोडक्शन लेट हो जाता है, तो तनाव मत लीजिए, ठीक है। सर जो भी करंट अफेयर आप क्लास रिकॉर्ड करोगे वो सभी बच्चों के लिए होगा, भागीरथ और इंद्रधनुष दोनों के लिए? मैंने भागीरथ वालों को जब कहा कि मेंस पढ़ाएंगे तो मैंने उनको ये भी कहा था, क्योंकि मुझे पता था उसमें से कई लोग प्रीलिम फेल हो सकते हैं तो एग्जाम ही, क्योंकि इतने लोगों ने एडमिशन ले लिया मुझ पर ट्रस्ट करके। तो अब मेंस हमसे पढ़ रहे हैं, और अगर लोग दुर्भाग्य से प्रीलिम फेल हो गए तो एक तो प्रीलिम फेल होने का दुख बॉर्डर पे, ऊपर से जा करके किसी को फिर से पैसा देंगे। तो स्टूडेंट्स को क्यों पैसा देना, भले उन्होंने मुझे 3-4 हज़ार रुपये ही दिए हों, मुझे नहीं मतलब संस्था को, लेकिन कम से कम उन बेचारों को दोबारा पैसा ना देना पड़े, इसके लिए टीम से बात किया, इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता लोगों से बात किया, सहमति बनाया कि जितनी वो कॉस्ट दे रहे हैं उतनी ही कॉस्ट में प्रीलिम भी उनका कवर हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे हमने क्या किया कि यूट्यूब पे कल वो लॉन्च किया कम्युनिटी वाला, कि भाई जो कोई भी लोग कहते हैं ना कि कुछ हमसे क्राउड फंडिंग लो, हमें क्राउड फंडिंग नहीं चाहिए, जब बुरी स्थिति हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ही क्राउड फंडिंग चाहिए। लेकिन कम्युनिटी सेक्शन है, सत्याग्रही प्लस और सत्याग्रही प्लस प्लस, उसके कुछ 100 रुपये 80 रुपये कुछ ऐसे हैं उसके। तो अगर किसी को करना ही है तो कम्युनिटी मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, कम से कम 100 रुपये मंथ वो दे रहा है, कम से कम वो अगर 100 लोग भी ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, मतलब कम से कम हम 10,000 में 15 दिन की किसी की सैलरी या 10 दिन की किसी की सैलरी दे सकते हैं टाइप करने वाले की। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, इसको लेके जाएंगे और
भगीरथ वालों को पूरा कंटेंट जो भी इंद्रधनुष में होगा उन्हीं के भगीरथ वाले सेक्शन में, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, उसका जवाब ऐसे है कि भगीरथ के ही फोल्डर में इंद्रधनुष का एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, सारा इंद्रधनुष का कंटेंट जो कुछ भी होगा सब वहाँ मिल जाएगा। अगर इंद्रधनुष और भगीरथ की क्लासेस सेम टाइम पे रही तो भगीरथ वाले अपना पढ़ें, वो अपना पढ़ें। अगर अलग अलग टाइम पे रहा तो भगीरथ वालों को इंद्रधनुष में इन्वाइट कर लेंगे लिंक भेज के, इंद्रधनुष वालों को भगीरथ में इन्वाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंटेंट तो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आपका घर है, ससुराल मायका दोनों आपका, जब चाहो आप आ सकते हो, किसी को रोका तो नहीं अब तक, ठीक ऐसा। और आराम से पढ़ो, कुछ लगे तो बताओ। अभी चलता हूँ, बहुत हो गया, थक गया। शुभ रात्रि।